गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम पर ली चैटलर प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे। पिछली क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए ली चैटलर प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस करा था। रासायनिक परिवर्तनों की भांति भौतिक परिवर्तनों के साम्य पर भी ली चैटलर प्रिंसिपल लागू होता है। भौतिक साम्य से मेरा तात्पर्य है कि कुछ भौतिक प्रक्रम भी उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ठोस द्रव साम्य, जब ठोस पदार्थ पिघलता है तो ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बीच में साम्य स्थापित होता है। इसी प्रकार जब द्रवों का जो है वो बॉइलिंग होती है तो भी द्रव और वाष्प के बीच में साम्य अवस्था रहती है। तो ऐसे साम्य के ऊपर ली चैटलर प्रिंसिपल हम कैसे अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम ठोसों के गलनांक पर दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स। जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है तो उसमें इस तरह साम्य स्थापित हो जाता है। जनरली ठोस पदार्थ वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि द्रव पदार्थ कंपैरेटिवली ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। अब इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि प्रेशर चेंज करने से क्वथन मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो नेचुरली वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम किस तरफ है? ठोस की तरफ। पर हम लोग ठोस को द्रव में परिवर्तित करना चाहते हैं। इसका मतलब अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए हमें इस सिस्टम को ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब है ज़्यादा हीट देनी होगी, जिससे जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी जो है उच्च दाब पर पदार्थों के गलनांक जो है वो उच्च हो जाएंगे। यदि हम लोग जो है ऐसे साम्य पर दाब बढ़ाएंगे तो पदार्थों के गलनांक बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने केवल दाब का ही प्रभाव पड़ना है, क्योंकि ताप का मतलब यहाँ मेल्टिंग पॉइंट तो एक गिवन सॉलिड के लिए फिक्स है, और क्योंकि प्योर सॉलिड है तो कोई कंसंट्रेशन टर्म की भी जो है वो पॉइंट नहीं उठता। तो मीन्स यहाँ हमने सिर्फ इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो मेल्ट होने पर उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ़ का हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बर्फ़ पिघलने पर जल में परिवर्तित होती है। तो जल जो है वो बर्फ़ के कंपैरेटिवली कम आयतन ऑक्यूपाई करता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि आयतन कम होता है तो दाब बढ़ने से क्या होगा? आयतन कम होगा, मीन्स जो है वो दाब जब हम लोग बढ़ाएंगे तो कम वॉल्यूम वाली साइड फेवर होगी। मीन्स ऑटोमेटिकली ही इक्विलिब्रियम राइट की तरफ जाना चाहेगा, जिससे कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी गलनांक कम हो जाएगा। तो बर्फ़ के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ़ के मेल्टिंग पॉइंट पे दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो गलनांक कम होगा। और जनरली बाकी सभी सॉलिड्स क्योंकि जल द्रव अवस्था में परिवर्तित होने पर ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो वहाँ पे दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रवों के क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब इस स्थिति में द्रव और वाष्प के बीच में साम्यावस्था होगी। वाष्प का जो है वॉल्यूम द्रव के कंपैरेटिवली हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है, और जब द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित होती है तो द्रव की सतह पर एक वाष्प दाब जो है वो बन जाता है। तो वो वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अब जब ऐसे तंत्र की साम्यावस्था पर यदि हम लोग दाब को बढ़ा दें तो क्या होगा? द्रव की सतह पर वाष्प दाब बढ़ जाएगा। अब सिस्टम इस प्रभाव को नष्ट करना चाहेगा। इस प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या करना होगा? जो है ये जो है वो बढ़ जाएगा, तो इसको कम करना है। कम करने के लिए क्या करना होगा? अब वाष्पीकरण की गति कम हो जाएगी। हम लोग पर वाष्प बनाना चाहते हैं, मीन्स इधर की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उसे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा? अगेन सिस्टम को अधिक ऊर्जा देनी होगी, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो दाब बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ जाता है।
इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड प्रेशर कुकर्स हमारे घरों में जो यूज़ हो रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है जिससे जो हमने अंदर वाटर लिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से अब क्या है, वो खाना हाई टेम्परेचर पे बन रहा है जिससे फूड जो है वो जल्दी गल जाएगा, तो इसलिए कम ईंधन यूज़ होगा। तो जो है दैट्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं द्रवों के वाष्पीकरण पर ताप व दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड्स। ऊपर हमने बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस करा, अब वेपराइजेशन यानी अब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हैं हम लोग, तो अभी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुँचे हैं, तो उससे क्या होगा, जो है वो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो सकता है। कैसे, अब द्रव से वाष्प में जब जाना है तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो आयतन वृद्धि हो रही है और दूसरा ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा अवशोषित हो रही है। अब जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से क्या होगा, इसको ऊर्जा चाहिए द्रव को वाष्प में जाने के लिए, हम ताप बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स हम इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं, मीन्स उसको एनर्जी दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, वाष्पीकरण की गति बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ इधर क्योंकि आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ने से क्या होगा, मीन्स अब हम लोग अगर दाब कम करें, दाब को कम करें, तो दाब कम का मतलब होता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आयतन वृद्धि हो रही है, तो अगेन इधर जाने वाला स्टेप जो वो फेवर हो रहा है, दैट मीन्स दाब बढ़ने से इधर जाएगा, और अगर दाब बढ़ा देंगे तो इधर जाना चाहेगा, मीन्स वाष्पीकरण कम हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग वाष्पीकरण तेज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें दो चीज़ें करनी है, ताप को बढ़ाना है और दाब को कम करना है, अर्थात ताप बढ़ने और दाब कम करने से वाष्पीकरण प्रक्रिया तेज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं ठोसों की विलेयता पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे डिफरेंट सॉलिड्स के लिए डिफरेंट इफेक्ट आगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ ठोस पदार्थों को जब हम लोग पानी में घोलते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जबकि कुछ पदार्थों को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है और कुछ में अवशोषित होती है। तो जैसे मेरे पास अगर सॉलिड है NaOH टाइप, NaOH टाइप, इनको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा Q इस साइड आ रहा है, दैट मीन्स अब क्योंकि उस तंत्र की ऊर्जा बढ़ रही है, ताप बढ़ रहा है, हमने ताप और बढ़ा दिया अगर, तो नेचुरली है इस इफेक्ट को नष्ट करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ शिफ्ट होएगा, यानी विलेयता कम हो जाएगी। तो जिन पदार्थों में जो हैं वो सॉल्युबिलिटी प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो वहाँ विलेयता अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कम ताप पे जो है वो पदार्थ को डिज़ोल्व करना चाहिए। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड जैसे सॉलिड्स, जिनको जब हम लोग जल में घोलते हैं तो ऊष्मा का शोषण होता है। आप कभी भी लैब में अमोनियम क्लोराइड को जल में घोलें, आप उस वेसल को, उस बीकर को, फ्लास्क को टच करके देखें, वो ठंडी हो जाती है क्योंकि ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो गई है। तो अब ऊष्मा चाहिए घोलने के लिए, मीन्स तो जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे मीन्स हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो विलेयता बढ़ जाएगी, फेवर हो जाएगी। तो जिन प्रोसेसेस में जो है डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो वहाँ ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम फिजिकल प्रोसेसेस में भी ली चैटलर प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए जो है प्रोसेस को अपनी फेवर्ड दिशा में चला सकते हैं। जिधर हम लोग चाहते हैं कि रेट बढ़ जाए उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस को सेट कर सकते हैं। दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। तो इस सारे डिस्कशन से मेरे पास निष्कर्ष क्या निकला कि बर्फ़ के अतिरिक्त अन्य सभी ठोस पदार्थों का दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और बर्फ़ के केस में उल्टा हो जाता है, दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, और जल और अन्य द्रवों के बॉइलिंग पॉइंट दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं। और विलेयता देखें तो जिन पदार्थों के लिए डेल्टा H वैल्यू नेगेटिव है उनके लिए ताप बढ़ने से विलेयता कम हो जाएगी, और जिन पदार्थों की हीट ऑफ सॉल्यूशन यानी डेल्टा H वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ
application of Lee Chatterjee principle for physical equilibrium. Thank you so much.